गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा 10th चैप्टर चल रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमिक्स का। इसके 3 टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, 4th टॉपिक, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर इन इंडिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो स्वरोजगार, खुद का जिसका एम्प्लॉयमेंट हो, किसी के अंडर काम नहीं करता है, किसी से सैलरी नहीं लेता है। तो जितने भी दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो ठेले वाले छोटे दुकानदार या कोई बिजनेसमैन हैं, वो सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। और हायर्ड वर्कर वो हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के अंडर काम करते हैं और काम करने के बदले में सैलरी लेते हैं, वेज लेते हैं। वो सब हायर्ड वर्कर्स आते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के। तो इन दोनों का क्या स्टेटस है इंडिया में, वो हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड फॉर 2017-18 इज शोन इन फिगर 1 सेपरेटली फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बार डायग्राम आपके सामने है। पहले हम अर्बन एरियाज़ की बात करें। ये बार जो है 100% क्वांटिटी को शो कर रहा है। इसमें से 61.7% जो है ग्रीन कलर जो है आपका हायर्ड का है। 61.7% टोटल एम्प्लॉयड पर्सनस में से अर्बन एरियाज़ में हायर्ड वर्कर हैं और 38 जो हैं वो 38.3 सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लाइकवाइज रूरल एरियाज़ की अगर बात करें, ग्रामीण इलाकों की, तो 42.2 हायर्ड हैं और 57.8 जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये देखिए यहाँ पर रेशियो ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयड का, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ काम है नहीं, तो फिर वो खेती बाड़ी करते हैं। और जो किसान होता है, फार्मर जो होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब ज़रा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द फिगर शोज दैट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज। 2 principal factors support this fact. In urban areas, people look for skilled job in offices. अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, लोग जो हैं ऑफिस के अंदर स्किल्ड जॉब की तलाश करते हैं इन फैक्ट्रीज़ में। वाइल इन रूरल एरियाज़ फैमिली फार्म्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, भी गांव के अंदर करने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम खेती तो है ही। अपने गांव के अंदर जो ज़मीन है उसके ऊपर खेती करते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। सेकेंड चीज, इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप नहीं है, फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं वो अभी तक इस्टेब्लिश हुई नहीं है इंडिया में। तो रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी ज़्यादातर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नॉन फार्म एरियाज़ के अंदर लिमिटेड हैं, बहुत कम है। अकॉर्डिंगली पीपल जनरली डू नॉट शो प्रीफरेंस टू एक्वायर स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फॉर्म ऑक्यूपेशन। भाई जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर वो उसके लिए ना तो स्किल और ना ही कोई ट्रेनिंग लेने के लिए वो कोई प्रेफरेंस शो करते हैं, अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं कि ना करेंगे क्या, आगे पीछे जाके अगर खेती ही करनी है तो फिर स्किल्ड होने से कोई फ़ायदा नहीं है। दे प्रीफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म एंड फील्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, बोथ दीज फैक्टर्स इम्प्लाई दैट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ एन ईजी ऑप्शन इन रूरल एरिया। फिगर 2 शोज़, फिगर 2 आपका ये रहा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड सेपरेटली अमंग एंड मैन एंड वीमेन। यहाँ पर तो टोटल की बात है, यहाँ पर मैन वीमेन की बात है। तो देख लेते हैं। ग्रीन कलर जो है वो हायर्ड का है और ये जो आपका ऑरेंज कलर है ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का है। तो टोटल मेल में 47.7% जो है वो हायर्ड हैं और फीमेल जो है टोटल जितनी भी जॉब कर रही हैं महिलाएं, उनमें 52.3% फीमेल्स हैं। और सॉरी, सेल्फ वो हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, माय मिस्टेक। और मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो 48.1% हायर्ड हैं फीमेल और 51.9 सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब जरा ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। हियर वी फाइंड दैट द अमंग मैन सेल्फ एम्प्लॉयड हैज़ बिकम स्लाइटली more important a source of livelihood than wage employment.
पुरुषों के बीच में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और वो इसको एक बेहतर लिवलीहुड का मीन्स समझते हैं। दैट्स वाई सेल्फ एम्प्लॉयड मेल्स आर 52 एंड हायर्ड मेल्स आर 57. Among women, percentage of wage employment is a big higher than that among men. The reason is this. अब women's के अंदर क्या देख रहे हैं हम कि सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है और हायर्ड जो है वो कम है, लेकिन मेल्स के कंपैरिजन में हायर्ड की अगर बात करें तो हायर्ड जो है मेल 47 ही है और फीमेल जो है 48 है। इसका रीज़न वो बता रहा है। Owing to their low level of education but high compulsion for job to make a sustainable living for the family, women, unlike men, are ready to work even at low wage. जो महिलाओं में जो एजुकेशन लिटरेरी लेवल है वो बहुत लो है, स्किल्ड एजुकेशन उनको नहीं मिलती है, ट्रेनिंग नहीं मिलती है। बट इन रूरल एरियाज़ के अंदर क्या हमने इसमें चैप्टर के अंदर ही हमने डिस्कस किया है कि भाई वहाँ पर जो रूटीन का जो उनका एक्सपेंडिचर है उसको भी मीट आउट नहीं कर पाते हैं। इतना लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होने की वजह से उनकी इनकम इतनी कम है, तो उस वजह से मजबूर होना पड़ता है लेडीज़ को, महिलाओं को कि वो वर्क करें। और जैसा कि उनके पास कोई स्किल नहीं है तो उनको लो वेज पर, कम मजदूरी के ऊपर काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। Figure 2 reveals that the self-employment among women is as significant as wage employment. This is because women in rural areas find ample opportunity of self-employment. Ample का मतलब पर्याप्त. Engaging themselves in traditional jobs like spinning, weaving, dyeing and bleaching. घर के अंदर छोटा मोटा काम, चरखा काटना, सूत काटना, कपड़ों की रंगाई करना, ब्लीचिंग, ये भी डाइंग के अंदर ही आ जाता है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो है महिलाएं जो है घर पर ही करती हैं, जिससे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम उनको होती है। इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम इस पैराग्राफ में। इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड बिकॉज लिटरेसी रेट इज़ लो। पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बिना स्किल के, बिना ट्रेनिंग के उनको फिर लो वेज वाला उनको जॉब मिलता है। एम्प्लॉइंग लो एक्विजिशन ऑफ स्किल फॉर वेज जॉब। ओइंग टू द डाइवर्स सोशल एनवायरनमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, मोबिलिटी ऑफ वर्कर इज़ लो। वर्कर्स की जो है मोबिलिटी बहुत लो है। मोबिलिटी का मतलब होता है आवागमन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे अभी अगर हम बात करें कि साहब हम टोंक शहर में रहते हैं, तो एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। जयपुर में बहुत हैं, कंपैरेटिवली दिल्ली में उससे भी ज़्यादा हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो टोंक में रहने वाला जो बंदे हैं वो कम प्रीफर करते हैं जयपुर या दिल्ली जाना। अब अगर वो दिल्ली या जयपुर जाएँ, मोबिलिटी हो तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जगह भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। काम वहाँ पर है नहीं, और जो भी काम है वो लो लेवल कैटेगरी का है, तो उनको लो वेज के ऊपर उनको काम करना पड़ता है। इसके बाद है इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जनरेटिंग लेस जॉब्स ओइंग टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जो है एक अंडर डेवलप्ड है कंट्री है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, जनरेट नहीं हो पा रही हैं, इससे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा। व्यवसाय का क्या ढांचा है, या फिर यूँ कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के द्वारा वर्कफोर्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पर एक बार डायग्राम है, ये देखिए 3 कलर्स हैं, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में ग्रीन कलर से दिखाया गया परसेंटेज को, ब्लू कलर जो है वो सेकेंडरी की है और येलो कलर जो है वो प्राइमरी का है। प्राइमरी में आपका आ जाता है खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी में इंडस्ट्री एंड टर्शरी में ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। अब ज़रा हम देखें, ये कह रहा है टोटल जो वर्कफोर्स है उसमें 31.5
जो हैं वो टर्शरी में हैं, 24.7 सेकेंडरी में हैं और 43.8% मैक्सिमम जो परसेंटेज रेशो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में है। ये है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ओके, we now study distribution of our workforce across primary, secondary and tertiary sector of the economy, briefly called occupational structure of the economy। तो occupational structure of the economy की definition हो गई distribution of workforce across primary, secondary and tertiary sector is called occupational structure। Primary sector includes agriculture, forestry, logging, fishing, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये अलाइड एक्टिविटीज़ आ गई सारी, ऑल टाइप ऑफ। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। और टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एट्सेट्रा। फिगर 3 जो आपका दिया हुआ है, फिगर 3 जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18 का स्टैटिस्टिक्स है ये। मैक्सिमम जो इन्वॉल्वमेंट है वर्कफोर्स का वो प्राइमरी में है 43.8%, सेकंड पोजीशन पर है सर्विस सेक्टर जिसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं 31.5 और थर्ड नंबर पर है 24.7 इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये सबसे कम रेशो जो है परसेंटेज जो है वो ये बताता है कि इंडिया के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट लेवल कितना लो है, इंडस्ट्रीज़ कितनी कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी भी खेती बाड़ी पर ही डिपेंड होना पड़ रहा है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, फिगर 3 ऑफर्स 2 प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं। एज हाई एज 43.8% ऑफ आवर वर्कफोर्स एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड बाय फार्मिंग। Tertiary sector accounts for 31.5% of employment, while the secondary sector of the employment to only 24.7% of our workforce. These observations lead to the following conclusions. A large segment of workforce continues to depend on primary activities to make a living। भाई करने के लिए कुछ नहीं है तो खेती तो बाड़ी तो करेंगे ही, ठीक है ना, पेट तो पालना ही है कैसे भी करके। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर द वेज रेट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्राइमरी सेक्टर कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। दिस पॉइंट्स टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब 100 में से 44% लोग जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमी के स्टैथर्ड या फॉरवर्ड होने का कैसे उम्मीद कर सकते हैं, बैकवर्ड तो होगी ही। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर डिस्पाइट इन इट्स लो प्रोडक्टिविटी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग कहाँ हैं, प्राइमरी सेक्टर में। रिवील्स ये बात बताती है कि दैट द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी। पर्याप्त जो मौके हैं, अवसर हैं नौकरियों के, वो जनरेट नहीं कर पाए हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, इसलिए लोगों को मजबूर होकर प्राइमरी सेक्टर के थ्रू अपनी लिविंग जो है वो जनरेट करनी पड़ रही है। दिस इज़ अनदर पॉइंट टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये दूसरा साइन है इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस होने का। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड द टर्शरी सेक्टर पॉइंट्स टू फैक्ट दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ फेल्ड टू टेक ऑफ टू बिकम द लीडिंग सेक्टर ऑफ द ग्रोथ। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि साहब चलिए प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है, बट सेकेंडरी सेकेंड पोजीशन पे होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी जो है वो थर्ड पोजीशन पर है और सेकेंड पोजीशन पर कौन है, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कंक्लूजन निकला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फेल हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं स्प्रेड हो सका और इकोनॉमिक ग्रोथ को उतनी ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सका। वी ऑल नो दैट द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। अगर हम वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ का, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ का जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है वो इंडस्ट्री का है। ओके, अब इसके बाद टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। तो ये तो हमने ओवरऑल देखा, अब हम इसके रूरल और अर्बन के बेसिस पर इसको दोबारा स्टडी करेंगे, इन्हीं फैक्ट्स को, इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।